हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ प्रेजेंट हैं और आज का टॉपिक जो हमारा है दैट इज एसी जनरेटर। जनरली प्रोबेबिलिटी क्या रहता है कि एग्जाम्स में या तो ट्रांसफार्मर आने वाला होता है या तो जनरेटर आने वाला होता है। तो चांसेस इज दैट आइदर जनरेटर और ट्रांसफार्मर इसमें से एक टॉपिक आएगा ही आएगा। सो मे बी ट्रांसफार्मर या एसी में से कोई आ जाए। So we will start with the topic that is AC generator. Now that is a very important topic as you all know. Now what is basically an AC generator? So एक AC generator में क्या क्या पार्ट्स रहते हैं बेसिकली, क्या है AC generator तो हम बताएंगे। पहले हम पार्ट्स के बारे में बात कर लें, फिर बात करते हैं एसी जनरेटर के बारे में। डिटेल में बात करेंगे भाई कि एसी जनरेटर है क्या। ठीक, तो दैट इज समथिंग लाइक एन एसी जनरेटर। That is basically the output, where from we take the output. Now AC जनरेटर की बारे में बात करते हैं। AC जनरेटर है क्या? तो AC जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो वी कैन से दैट मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो वी कैन से दैट द AC जनरेटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन? तो एसी जनरेटर करता है। नाउ इन केस ऑफ एसी जनरेटर, ये जो हमारा करंट प्रोड्यूस करता है ये होता है अल्टरनेटिंग नेचर का, नॉट द डायरेक्ट नेचर बट अल्टरनेटिंग नेचर। सो द नेचर ऑफ करंट प्रोड्यूस इज अल्टरनेटिंग इन नेचर। अब अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है मीन्स ये लगातार डायरेक्शन चेंज करता है, लगातार वैल्यू चेंज करता है। ओके, सो वी कैन से दैट इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स द मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म। नाउ ऑन व्हाट प्रिंसिपल इट जनरली वर्क्स? ओके, सो आई कैन राइट द वर्किंग प्रिंसिपल। डायग्राम बड़ा हो गया है, नो वरी, मैं एक बार समझा दूंगा, उसको इसके बारे में लिख देंगे। सो वर्किंग प्रिंसिपल, what is basically the working principle of an AC generator? So the working of AC generator, the working of an AC generator is based on electromagnetic induction. The working of AC generator is based on इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास होता क्या है? तो एक एसी जनरेटर में कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं। दीज आर द कॉल्ड फील्ड मैग्नेट्स विच प्रोड्यूस द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दीज मैग्नेट्स कैन बी आइदर अ टेम्पोररी वन दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और द परमानेंट मैग्नेट्स। इनका जनरली परमानेंट मैग्नेट्स लेते हैं तो इनका एक सरफेस जो रहता है कनकेव सरफेस रहता है, एंड इनसाइड दैट कनकेव सरफेस वी हैव द आर्मेचर। दिस इज आर्मेचर, दैट इज बेसिकली द आयरन कोर ओवर विच लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज वाउंडेड। तो ये हमारा आर्मेचर रहता है। So that is the armature. Now around the armature large number of turns of insulated copper wire wounded. ठीक, now we have two rings over here. They are basically called the slip rings,
एंड द स्लिप रिंग्स ऑल्सो रोटेट विद द रोटेशन ऑफ कॉइल। ये जो आर्मेचर हमारा रोटेट कर रहा है उसी के साथ स्लिप रिंग्स भी रोटेट करते हैं, स्लिप रिंग्स भी साथ में रोटेट करते रहते हैं, ठीक है। नाउ वी कैन these tiny things we can see that these are called carbon brushes। ये मेटल रिंग्स के साथ कांटेक्ट में रहते हैं हमेशा, और यही हमारा जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको एक्सटर्नल सर्किट में भेजने का काम करते हैं, एंड दैट इज ऑब्वियसली द लोड रेजिस्टेंस जहाँ से हम लोग आउटपुट ले रहे होते हैं, ठीक। तो ये हमारे कुछ बेसिक पार्ट्स हो गए किसके, देखिए एसी जनरेटर के, आर्मेचर, द फील्ड मैग्नेट्स, द स्लिप रिंग्स एंड द कार्बन ब्रशेस, ओके, एंड दैट इज द आउटपुट। नाउ how does it work? So we write the working principle of AC generator as it works on the principle of electromagnetic induction. Now we have learned the concept of electromagnetic induction. In electromagnetic induction it has been said that जब कभी भी किसी कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो उसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ये तो हमको पता है। तो दैट इज समथिंग लाइक दैट, दैट इज द कॉइल, आर्मेचर कॉइल। बेसिकली ये पहले ऐसे रहता है, एंड अगर इस टाइप से है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है, तो वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड्स आर पासिंग लाइक दिस, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली। नाउ inside this magnetic field the armature coil is rotating, and obviously with the rotation of coil, पहले coil ऐसे होगा, फिर ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा, तो जब ये घूम रहा है ऐसे घूम रहा है तो क्या हो रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कह सकते हैं कि बढ़ रहा होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंक्रीजिंग टिल इट इज रोटेटिंग फ्रॉम दिस फेस टू दिस फेस, the magnetic flux is increasing, and since the magnetic flux is increasing then an EMF is going to induce in the coil, एक EMF इसके अंदर induce होगा, ठीक है। तो since the coil is rotating in the magnetic field and EMF is certainly going to be induced in it, इसके अंदर एक EMF induce होगा ही होगा, ठीक। Now since the EMF is induced inside the coil, there is a current in the circuit, there is current in the external circuit, जिसमें एक हमको करंट आएगा। तो ये ऐसे से ऐसे घुमा, चलिए इसका नाम देते हैं हम लोग ए बी सी डी, ठीक। तो जब ये ऐसे से ऐसे घूमेगा, ऐसे से ऐसे घूमेगा, ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ। What should be direction of electric current in that? तो अगर हम फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल यूज कर लें तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है, तो ये हमारा होगा द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, एंड देन इन दैट केस दैट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अगर ये जो हमारा कॉइल है एक्स एक्सिस के अलावा अराउंड ओमेगा के वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ओके, दैट इज मूविंग लाइक दिस, ओमेगा के वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और अगर ये ओमेगा के वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये आ रहा होगा बाहर की तरफ और ये जा रहा होगा अंदर की तरफ, गॉट इट, समथिंग लाइक दिस। ये बाहर की तरफ आ रहा है, ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये हो रहा है मेरे हमारे साथ। इन दैट केस and a current is going to induce in the coil, what should be the direction of current? So फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लेते हैं, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ कंडक्टर किधर है, तो मोशन ऑफ कंडक्टर हमारा इधर की तरफ, कंडक्टर बाहर की तरफ आ रहा है ना, तो ये हो गया मोशन ऑफ कंडक्टर। इन दैट केस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इस आर्म में करंट किधर जा रहा है, तो करंट जा रहा है ऊपर की तरफ। और इसमें देखते हैं क्या, तो ये हमारा जा रहा है अंदर की तरफ, ये हमारा जा रहा है अंदर की तरफ, ये जा रहा है हमारा मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ, तो करंट किधर होगा, तो करंट होगा नीचे। सो वी कैन से दैट a current is going to produce in the circuit, a current is going to produce in the external circuit whose direction is going to be clockwise, so we can say that during the half cycle of motion or the half cycle of rotation of the armature coil,
current is produced in the external circuit, and the direction of current in the external circuit should has to be clockwise direction. Now क्या होगा आफ्टर हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, तो हाफ रोटेशन के बाद का हम लोग डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो आफ्टर द हाफ रोटेशन दैट शुड बी द डायग्राम। देखिए अगर हम इसको नाम दे रहे हैं ABCD, तो एक रोटेशन जब हाफ हो गया तो CD इधर आ गया, AB इधर चला गया, ठीक है ना। तो CD इधर आ गया, AB इधर चला गया, तो अब ये हो जाएगा था ABCD, तो ये हो जाएगा CDAB, ये हो गया ना। तो CD के साथ क्या था, तो CD के साथ हमारे पास था सर्किट, और ये था AB के साथ का सर्किट, यही था ना, ये AB के साथ था हमारा रिंग, ये R1 था, ये R2 था, ये B1 था, ये B2 था। अब ये घूम के कहाँ चला गया, तो अब ये AB वाला रिंग इधर आ गया, CD वाला इधर आ गया, सिंस इट इज मूविंग विद एक्सटर्नल सर्किट। तो ये हमारा एक रोटेशन कंप्लीट कर गया, एक रोटेशन कंप्लीट तो सिचुएशन ये हो गया। नाउ इन दैट केस प्रीवियसली हम लोग को क्या मिला था, तो प्रीवियसली हमको मिला था क्या, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारा था ABCD से होके जा रहा था। नाउ व्हाट शुड बी डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस केस, व्हाट शुड बी डायरेक्शन ऑफ दिस केस। तो इस केस में जब डायरेक्शन ऑफ करंट देखते हैं, इस केस में जो हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट आ गया, तो पिछले केस में अभी फिर से हमारा वही आएगा, लेकिन इस बार में करंट डायरेक्शन ऑफ करंट जो हमारा होगा DCBA rather than ABCD। सो प्रीवियसली द डायरेक्शन ऑफ करंट वाज in clockwise direction which was flowing from R1 to R2, but in this case the direction of current is flowing from R2 to R1। क्योंकि पिछली बार था हमारा A से, अगर हमारा पास ये हमारा था केस, ठीक है, तो पिछली बार हमारा था रिंग 1 से करंट जा रहा था टुवर्ड्स द रिंग 2, ठीक है। एंड इन दिस केस व्हाट हैज हैपेंड, द डायरेक्शन ऑफ करंट हैज बीन जस्ट चेंज्ड and it is now flowing from R2 to R1. So if previously the direction of current was clockwise, in this case the direction of current has been become the anti-clockwise, क्योंकि ABCD से था, अब है DCBA। तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट जो रहेगा हमारा, that will keep changing after every half rotation, मतलब हर हाफ रोटेशन के बाद ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वो लगातार चेंज होना शुरू कर देगा। ओके, सो फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी if clockwise, then second half cycle that will become in anti-clockwise. If firstly it was flowing from ring 1 to ring 2, then secondly it will flowing from R2 to R1. Now initially current कॉइल हमको ऐसे मूव कर रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, तो उसका डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ और होगा, और जब सेकेंड यहाँ से घूमेगा तो फ्लक्स घट रहा है, तो उस केस में डायरेक्शन ऑफ, मतलब एक केस में अगर ये बढ़ेगा तो दूसरे केस में ये घटेगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर रहा है। फिर जब ये वापस एक बार घूमेगा तो अब ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो फिर से एक बार बढ़ेगा, फिर से एक बार घटेगा। और क्योंकि ये कॉइल अगर लगातार रोटेट करता रहेगा, so डायरेक्शन ऑफ करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट इज ऑल्सो गोइंग टू बी कीप चेंजिंग। तो कभी ये डायरेक्शन हमारा रहेगा R1 टू R2, तो कभी ये रहेगा R2 टू R1, देन R1 टू R2, देन R2 टू R1। ये प्रोसेस लगातार चलते रहेगा और हमको एक्सटर्नल सर्किट में हमेशा डिफरेंट करंट मिलते रहेगा, ठीक है। तो दैट इज द बेसिक how does an AC generator works. Okay, that is the story. Now let us go for the theory for the AC generator.
how the AC generator basically works. Okay, so I think you can you know what are the basically the parts of the AC generator now. Okay, now let's go for the theory, how we can get the expression for the AC generator. That's the main part of the AC generator. After the construction, writing the construction, that is the main part of the AC generator. So let us start. N equal to number of turns of coil, B equal to strength of magnetic field, B equal to strength of magnetic field, A equal to area of coil, and theta equal to angle with the magnetic field, angle between magnetic field, angle between magnetic field and coil. ठीक. Now, so if at any instant the angle between magnetic field and area of coil, magnetic field and area of coil is theta, अगर एरिया मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के बीच का एंगल है थीटा, देन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, उस केस में कॉइल के साथ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, तो फाई को टू क्या पढ़ते हैं हम लोग, तो फाई को टू होता है बी डॉट ए, फाई को टू क्या होता है बी डॉट ए, विच इज इक्वल टू सिंपली बी ए कॉस थीटा। तो कॉइल के पास कितना फ्लक्स लिंक हुआ, तो फ्लक्स लिंक हो गया बी ए कॉस थीटा। ओके, नाउ एज वी नो, क्योंकि ये एंगुलर मोशन में है और एंगुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, तो थीटा बाई टी, डी थीटा बाई डी टी। सो फ्रॉम देयर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ओमेगा टी। तो फाई इक्वल टू क्या हो गया, तो बी ए कॉस ओमेगा टी, बी ए कॉस ओमेगा टी। ओके, now that is the flux linked with the coil. Now EMF induced in the coil, तो EMF induced E इक्वल टू क्या होता है, तो माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो ये हो जाएगा माइनस एन डी फाई, डिफ्रेंसिएशन ऑफ बी ए कॉस ओमेगा टी बाई डी टी। तो हमारा ई एम एफ इक्वल टू आ गया माइनस एन बी ए कॉस का डिफ्रेंसिएशन साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया एन बी ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। ये हो गया ई एम एफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। सो in case of the AC generator, the EMF induced in the coil comes out to be NBA omega sin omega t. That is the EMF induced in the coil. Okay. Now, in that case, if this is the EMF induced in the coil, in that case, I can write that what should be the maximum value of EMF. EMF का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो अगर हमारा जो कॉइल है,
ठीक है, हमारा जो कॉइल है उसका EMF है E इक्वल टू NBA cos ओमेगा t, where the EMF should be maximum. How the EMF can be maximum? EMF maximum कब होगा? EMF maximum कब होगा? क्योंकि देखो नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, एरिया फिक्स है, एंगुलर वेलोसिटी फिक्स है, तो ये cos ओमेगा t ही सॉरी दैट वाज नॉट cos ओमेगा t, दैट वाज द sin ओमेगा t। तो ये sin ओमेगा t का ही मैक्सिमम वैल्यू हम लोग देख सकते हैं। एंड व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin ओमेगा t? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin इज इक्वल टू 1, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF शुड बी इक्वल टू सिंपली NBA ओमेगा, एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF NBA ओमेगा इसको हम बोलते हैं E नॉट। तो E नॉट का वैल्यू हो गया NBA ओमेगा। नाउ फ्रॉम देयर V comes out to be E equal to E naught sin omega t, E equal to E naught sin omega t. Okay, so that's the equation of the EMF in case of AC generator. Now we have to go for the current, equation of current. So where from we get the equation of current? So to get the equation of current, what we will simply do, we know EMF E equal to होता है IR, so I can write IR comes to be E naught sin omega t, and from there I equal to E naught by R into sin omega t, और E naught by R को क्या बोलेंगे? E naught by R को बोलेंगे I naught sin omega t। Okay, so the equation of current comes out to be I equal to I naught sin omega t for the AC generator and E equal to E naught sin omega t. That's what we were keep using during the whole process. याद करेंगे अगर तो AC सर्किट में हम लोग यही इक्वेशन लगातार यूज करते आ रहे थे, E equal to E naught sin omega t और I equal to I naught sin omega t. Okay, that is the equation of EMF and current, E equal to E naught sin omega t and I equal to I naught sin omega t. Got it? So that's it. And that's all about the AC generator and how the AC generator works. Okay, now we have left with the next unit. That the next unit is basically the electromagnetic waves, but since there is not much weightage of this chapter, and obviously in this year we do not have to study about the Maxwell equations and so on, so when it generally left with the electromagnetic waves and its characteristics and the spectrum of the electromagnetic waves. So from next day, from Monday, we are going to start with the next unit, and that is the ray optics and the wave optics. That means we are going to start with the optics. Okay, so from Monday we are going to start the optics, and that is very important unit for the examination point of view. So stay tuned from Monday to study the ray optics, and from Monday we are going to starting with the refraction. Okay, so मिलते हैं मंडे को नए टॉपिक, नए चैप्टर, नए एनर्जी के साथ, ऑप्टिक्स के साथ। ठीक है, तो सी यू ऑन मंडे विद द ऑप्टिक्स।